हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल यूपी पाठशाला पर। मैं दीपक पाल। इस वीडियो में आज हम डिस्कस करने वाले हैं आज की करंट अफेयर। तो दोस्तों, पहला क्वेश्चन है, मई 2020 को किस राज्य में ऑनलाइन स्वरोजगार संगम कार्यक्रम की शुरुआत की गई? दोस्तों, इसका राइट आंसर है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश राज्य में ऑनलाइन स्वरोजगार संगम कार्यक्रम की शुरुआत की गई। देख लेते हैं, जो ये कार्यक्रम था यह मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने शुभारंभ किया है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने 56,754 उद्यमियों को 2,000 करोड़ 49 लाख रुपए का ऋण ऑनलाइन वितरित किया। मुख्यमंत्री ने ऑनलाइन लॉकडाउन के दृष्टिगत विभागीय योजनाओं तथा मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना, एक जनपद एक उत्पाद योजना तथा विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजनाओं को भी लाभार्थियों की सुविधा हेतु ऑनलाइन किया। मुख्यमंत्री ने MSME सारथी पोर्टल एवं मोबाइल ऐप का भी शुभारंभ किया। आप देख सकते हैं कि मुख्यमंत्री युवा स्वराज रोजगार योजना, एक जनपद एक उत्पाद योजना, विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना सब किससे हैं? यूपी से रिलेटेड है। तो आपको यहाँ पर सबकी जानकारी प्राप्त हो गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 15 मई 2020 को कृषि सहकारिता तथा किसान कल्याण विभाग ने वर्ष 2019-20 के लिए प्रमुख फसलों के उत्पादन का तीसरा अग्रिम अनुमान जारी किया है। इसके अनुसार देश में कुल खाद्यान्न उत्पादन कितने मिलियन टन तक होने का अनुमान है? तो दोस्तों 295.67 मिलियन टन। ठीक है, इतना खाद्यान्न उत्पादन होने का अनुमान लगाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मई 2020 को केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री कौन है? डॉक्टर हर्षवर्धन ने COVAS 6800 मशीन राष्ट्र को समर्पित किया। इस मशीन के संबंध में विकल्प में कौन सा तथ्य सही नहीं है? दोस्तों, सभी ऑप्शन आपको दिख रहे होंगे, तो इसमें जो सही नहीं है वो है बी। ठीक है, बाकी आप सभी ये चीज़ें पढ़ लेना, आपके काम आ जाएंगी। थोड़ा सा देख लेते हैं किसने किया है भाई। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री कौन है? डॉक्टर हर्षवर्धन जी हैं, जिन्होंने COVAS 6800 मशीन राष्ट्र को समर्पित किया। सही है, 6800 मशीन इसका नाम है पूरा। ये आप याद रख लेना, आपसे पूछा जा सकता है। यह ऐसी पहली जांच मशीन है जिसके द्वारा सरकार द्वारा कोविड-19 के मामलों की जांच के लिए खरीदा है। इसे राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र में संस्थापित किया गया है। दोस्तों, ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह राज्य सरकार जिसने कोरोना के खिलाफ लड़ाई में लिए 30 दिन तक अपनी सेवा देने वाले पुलिसकर्मियों को करमवीर पदक से सम्मानित करने का फैसला लिया है। तो दोस्तों, वो कौन है? मध्य प्रदेश। जो 30 दिन से लगातार कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ रहे हैं, वे अपने राज्यों में फाइट कर रहे हैं, उन पुलिसकर्मियों को मध्य प्रदेश सरकार ने करमवीर पदक देने की घोषणा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में स्थायी तौर पर किस सोशल मीडिया कंपनी ने अपने कर्मचारियों को वर्क टू होम कार्य करने की अनुमति प्रदान की है? वही स्थायी तौर पर फेसबुक ने अपने कर्मचारियों को वर्क से मतलब घर से कार्य करने की अनुमति प्रदान की है। हाल ही में ब्रिक्स देशों के न्यू डेवलपमेंट बैंक NDB ने कोरोना वायरस महामारी से लड़ने के लिए जिस देश को $1 अरब की आपातकालीन सहायता ऋण राशि दी है, वह कौन है भाई? भारत है, अपना प्यारा भारत है। थोड़ा ADB के बारे में पूछ लेते हैं, क्वेश्चन बन जाता है। इसकी स्थापना हुई है 19 दिसंबर 1966 को, और इसका मुख्यालय कहाँ है भाई? आप यहाँ पढ़ सकते हैं, मनीला फिलीपींस में है। ठीक है, और ये क्षेत्र कौन सा सर्व करता है? एशिया जो पैसिफिक क्षेत्र होता है वो ये सर्व करता है। और इसकी सदस्यता कितने देशों ने ले रखी है? 68 देशों ने इसकी सदस्यता ग्रहण की हुई है। थोड़ा सा देख लेते हैं कि पैसिफिक एशिया रीजन ये वाला होता है। ठीक है दोस्त, जहाँ पर यहाँ एशिया से लगे हुए क्षेत्र भी हैं, उधर पैसिफिक वाले। थोड़ा वर्ल्ड मैप देख लेते हैं, यहाँ वर्ल्ड मैप दिखा देता हूँ मैं आपको। वर्ल्ड मैप में जो ये वाला क्षेत्र होता है ना दोस्त, ये एशिया पैसिफिक रीजन होता है। ठीक है, ये वाला थोड़ा सा आप देख सकते हैं। यहाँ पर आप देख रहे होगे कि यहाँ क्या लग रहा है दोस्त, ये जो है ये एशिया है। पता है आपको, चीन वाला ये जो ये रीजन होता है ये सारा एशिया है, और इधर पैसिफिक आ जाता है। तो इस पूरे रीजन को क्या बोलते हैं? एशिया पैसिफिक रीजन बोल दिया जाता है। यहाँ पर अपना ये प्यारा भारत है, आपको दिख रहा होगा। ठीक है, तो आपको चीज़ समझ में आई होंगी, ये क्वेश्चन भी समझ में आया होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री कार्यालय ने बताया कि पीएम केयर्स फंड ट्रस्ट ने कोरोना वायरस संक्रमण से लड़ने के लिए कितने करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। तो पीएमओ जो प्रधानमंत्री कार्यालय के अधीन होता है, उसने बताया कि कोरोना वायरस से लड़ने के लिए कितने करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। तो 3100 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। किस देश ने रविन्द्रनाथ टैगोर के 159वें जन्मदिन दिवस के उपलक्ष्य में अपने देश की एक स्ट्रीट का नाम टैगोर स्ट्रीट के नाम पर रखा है। तो किसने रखा है? इजराइल ने। इजराइल ने अपने यहाँ की एक स्ट्रीट का नाम टैगोर स्ट्रीट के नाम पर रखा है। आप जानते हैं रविन्द्रनाथ टैगोर जी को जानते हैं, इन्होंने 2 देशों का राष्ट्रीय गान भी लिखा हुआ है। किसका? भारत का जनगण मन और बांग्लादेश का भी इन्होंने ही लिखा है। इन्हें नोबेल पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है और इन्हें इनकी एक पुस्तक है वही गीतांजलि, वो बहुत ही ज़्यादा प्रमुख है, बहुत एग्जामों में पूछी जाती है। आपको याद रखना है क्या है इनकी पुस्तक, एक प्रमुख पुस्तक है गीतांजलि। ठीक है, योजना एप्लॉन्स देख लेते हैं अब कोई खबरों में है तो। हाल ही में किस राज्य सरकार ने पायलट परियोजना के एक हिस्से के रूप में खेती को विनियमित करने के उद्देश्य से किसानों को फसल उगाने के संबंध में आवश्यक निर्देश देने की घोषणा की? और इस संबंध में आवश्यक निर्देश देने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया है? भाई तेलंगाना बन गया है। अब थोड़ी चर्चा करते हैं विनियमित होती क्या है या विनियमित उद्देश्य से किस प्रकार से खेती की जा रही है। तो आपने ये वाला पॉइंट पढ़ लिया, तेलंगाना देश बन गया है। राज्य सरकार ने धान की फसल उगाने को 50 लाख एकड़ भूमि तक और लाल चने की खेती को 10 लाख एकड़ भूमि तक सीमित कर दिया है। राज्य सरकार द्वारा शीघ्र ही इस संबंध में घोषणा की जाएगी कि राज्य के किसी क्षेत्र में कौन सी फसल उगाई जाए। राज्य सरकार द्वारा इस संबंधित नियमों का पालन अनिवार्य कर दिया गया है। जो किसान इन नियमों का पालन नहीं करेंगे उन्हें राज्य सरकार की मतलब तेलंगाना राज्य में 2 योजनाएं चल रही हैं, रायतु बंधु योजना और न्यूनतम समर्थन मूल्य का लाभ प्राप्त नहीं होगा। ठीक है, ये याद रख लेना। ठीक है, एक तो इस वाले जो भी होगी योजना के तहत न्यूनतम समर्थन मूल्य का लाभ प्राप्त नहीं होगा। फसलों की खेती को विनियमित करने का मुख्य उद्देश्य किसानों को अधिक से अधिक लाभ पहुंचाना है। अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय दिवस देख लेते हैं, कोई है क्या चर्चा में? है वही अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों कब मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस? 15 मई को बनाया जाता है। इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिलीज, ठीक है, 15 मई। तो आप देख सकते हैं परिवार में सामाजिकता बढ़ाने के उद्देश्य से। ठीक है, 15 मई 2020 को संपूर्ण विश्व में अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस मनाया गया है। इसकी जो थीम है इस बार की 2020 की, फैमिलीज इन डेवलपमेंट कोपेंगन एंड वीजिंग +25। ठीक है, ये इसकी पूरी क्या है थीम है, आप देख लेना। उद्देश्य क्या है इसका? बच्चों और युवाओं के लिए बचपन की शिक्षा और आजीवन सीखने के अवसरों को बढ़ावा देने में परिवार की भूमिका के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। और वर्ष 1993 में संयुक्त राष्ट्र संघ के एक प्रस्ताव के द्वारा प्रतिवर्ष 15 मई को ये दिवस मनाया जाता है। तो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, वही याद रख लेना। अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस कब मनाया जाता है? 15 मई को मनाया जाता है। कोई चर्चित व्यक्ति हैं क्या? हैं, वही देख लेते हैं। हाल ही में किस वैश्विक संगठन के प्रमुख रॉबर्टो एज़ेवेदो ने अपने पद से इस्तीफा दिया? तो किसके दिया है? WTO के प्रमुख थे जिन्होंने इस्तीफा दिया है। बिल्कुल याद रखना कौन थे? रॉबर्टो एज़ेवेदो। आपसे पूछा जा सकता है, ये इनकी फिगर भी है, आप देख सकते हैं ये। ठीक है, मई 2020 में विश्व व्यापार संगठन WTO के प्रमुख रॉबर्टो एज़ेवेदो ने अपने इस्तीफा दिया है। ये ब्राज़ील के वरिष्ठ राजनयिक हैं। आपको मुझे एक बात बतानी है, WTO का हेडक्वार्टर या मुख्यालय कहाँ है? हेडक्वार्टर कहाँ है भाई? आपको बताना है, आज आपके लिए यही क्वेश्चन है। ठीक है, कहीं से भी करो, आप गूगल सर्च करो, कुछ भी करो, मुझे बताओ भाई WTO का हेडक्वार्टर कहाँ स्थित है? खेलकूद में देख लेते हैं, कोई है क्या? हाल ही में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने किसे राष्ट्रीय वनडे क्रिकेट टीम का कप्तान नियुक्त किया? तो किसे? बाबर आजम को। देख सकते हैं आप, ये न्यूज़ है बस। और दोस्तों और कोई न्यूज़ नहीं है, निधन में भी कोई नहीं है। ठीक है, तो हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका अपना परिवार है एक यूपी पाठशाला। ठीक है दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो अपने दोस्तों में शेयर कर दिया कीजिए, बस यही हम आपसे मांगते हैं। तो चलते हैं फिर, धन्यवाद।